नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जैनेंद्र कुमार की कहानी पत्नी की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग 1 में हमने इस कहानी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा की थी। इस भाग 2 में हम इस कहानी के पात्र, संवाद, भाषा, देश काल और उद्देश्य की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले भाग 1 में बताया था कि जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में मनोदशाओं का चित्रण मिलता है, मनोविज्ञान का चित्रण मिलता है। इस कहानी की रचना में भी, इनके पात्रों में भी वह मनोविश्लेषणवादी स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। इस पत्नी कहानी में पात्र 2 हैं, सुनंदा और कालिंदी चरण। सुनंदा पत्नी है और कालिंदी चरण पति है, और कालिंदी चरण के 3 मित्र हैं। मुख्य पात्र 2 हैं, सुनंदा और कालिंदी चरण, और सुनंदा के ही मनोभावों पर आधारित यह कहानी है। सुनंदा एक 20-22 वर्षीय युवती है जो भोजन के लिए पति का इंतजार करती है। कहानी की शुरुआत में वह पति का इंतजार करती है और सीढ़ियों से आते हुए पैरों की आहट से उसका ध्यान सीढ़ियों पर जाता है, लेकिन उसका पति नहीं आता, और अंततः वह पति के लिए खाने का इंतजार करती हुई खाना बनाने लग जाती है। तभी उसके पति आते हैं। तो भोजन के लिए पति का इंतजार करती है। अकेली है वह और सूनी सी रहती है, सूनी सी, निरुत्साहित है। उत्साह उसके लिए दूर की वस्तु है, उसके लिए अनजान वस्तु है। उसके जीवन में उमंग समाप्त हो चुकी है। उसके एक पुत्र था, संतान थी जो मर चुकी है। अब वह और उसका पति दोनों अकेले रहते हैं। पति अपने मित्रों के साथ देश उद्धार के लिए चिंतित है, इसलिए सुनंदा अकेली रहती है, सूनी सी रहती है, और उत्साह उसके लिए दूर की वस्तु हो गई है। उसके जीवन में उमंग समाप्त हो चुकी है। उसे स्वतंत्रता की समझ नहीं है, न ही खुद की स्वतंत्रता की, न देश की स्वतंत्रता की। यह महत्वपूर्ण यह है कि वह खुद की स्वतंत्रता के बारे में नहीं जानती, न देश की स्वतंत्रता के बारे में जानती है। वह पति से इस बारे में बात करना चाहती है, इन मुद्दों पर बात करना चाहती है, स्वाधीनता को समझना चाहती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आती। ना ही उसका पति कालिंदी चरण उसे इस विषय में बात करता है। वह अंतर्मुखी है, कम बोलने वाली है। वह अंतर्मुखी अंदर ही अंदर सोचती रहती है, घुटती रहती है और कम बोलती है। उसके पति द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि खाना बना है क्या, कितना खाना है, वह जवाब नहीं देती। उसे इस बात का मलाल है कि उसका पति गैरों की तरह क्यों बात कर रहे हैं, हक से क्यों नहीं कह देते खाना बना दो। वह अनायास भाव से पति के साथ है। वह पति के साथ इस रूप में है कि पति ने अपना घर छोड़ दिया है, देश उद्धार के लिए चिंतित है, और वह उसके साथ अनायास भाव से पति के साथ लगी हुई है। उसे यह पता ही नहीं वह पति के इस महत्वपूर्ण कार्य में किस प्रकार मदद कर रही है। उसे पति की चिंता है, पति के लिए खाने का इंतज़ार करती रहती है और बार बार पति की चिंता करती है। और वह अंततः सोचती भी है कि मैं पति को क्यों नाराज़ करती हूँ, अब से उन्हें नाराज़ नहीं करूँगी। वह समर्पण करती है और पति के साथ साथ विपदा सहन करती है। पति जो घर और छोड़ चुका है, यह भी पति के साथ रहती है, घर बार छोड़कर। खुद को महत्व दिलाना चाहती है। उसे लगता है उसका पति उसके बारे में नहीं सोचता। उसे लगता है पति उसे गैर की तरह बात करता है, लेकिन वह खुद को महत्व दिलाना चाहती है। उसे लगता है कि मैं ही क्यों काम करती रहूं। वह द्वंद्वग्रस्त है। एक तरफ से खुशी इस बात की कि उसके हिस्से का भोजन उसके पति के मित्रों ने किया, मेहमानों ने किया, उसे पुण्य प्राप्त होगा। दूसरी तरफ से इस बात का दुख कि उसके पति ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने अपने लिए खाना रखा है या नहीं। वह द्वंद्वग्रस्त है। पति से प्रेम भी करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वत्व के लिए चिंतित भी है। वह ममतामयी माँ है। उसे अपने मृत बच्चे की स्मृति आती है, याद आती है। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र कालिंदी चरण है, जो युवा व्यक्ति है, देशभक्त है। वह और उसके मित्र स्वाधीनता के लिए प्रयासरत हैं, देश उद्धार के लिए कटिबद्ध है। और देश उद्धार के लिए इन व्यक्तियों ने आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है और मारे मारे फिरते हैं। और उनके साथ साथ इनकी पत्नी भी अपने घर का मकान छोड़कर इनके साथ रहती है। कालिंदी चरण अहिंसावादी है। मित्रों के साथ देश उद्धार के लिए, आज़ादी के लिए हिंसा या अहिंसावादी सिद्धांतों पर
वाद विवाद करते समय कालिंदी चरण अहिंसा का समर्थन करता है। ये एक आंदोलन करता व्यक्ति है। खुफिया पुलिस इनके ऊपर नज़र रखती है, लेकिन फिर भी इन्हें इस बात की चिंता नहीं है। ये देश सेवा के लिए कृत संकल्प है। इनमें और इनके मित्रों में तार्किक वाद विवाद होता है। इन्हें क्रोध और आवेश भी आता है, और क्रोध अपनी पत्नी पर आता है कि वह जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन जब पत्नी उन्हें पूछती है कि खाना 1 बज गया है, खाना नहीं खाना है, तो निरस्त्र भी हो जाता है। कालिंदी नीडर है, उसे पता है पुलिस और सत्ता उसको उस पर नज़र रखती है, लेकिन फिर भी वह देश उद्धार के लिए, देश के भले के लिए कृत संकल्प है। वह सत्ता से डरता नहीं है, नीडर व्यक्ति है। कालिंदी चरण बेपरवाह व्यक्ति है। सुनंदा के अनुसार कालिंदी चरण बेपरवाह व्यक्ति है, जो भोजन के प्रति बेपरवाह है। दोपहर हो गई लेकिन खाना खाने नहीं आता। वह पत्नी के प्रति बेपरवाह है। उसे पत्नी की चिंता नहीं है, ना पत्नी के बारे में पूछता है, ना पत्नी खाने का पूछता है। वह अपने देह के प्रति बेपरवाह है, और इसी बेपरवाही के कारण सुनंदा के अनुसार वह अपनी संतान खो चुका है। साथ साथ वह मित्रों के सामने घर की बात नहीं करता। उसे पता है घर में खाना पत्नी ने कम बनाया है, तो वह मित्रों से आकर कह देता है कि पत्नी की तबीयत खराब है, खाना नहीं बना। तो इस प्रकार वह मित्रों के सामने घर की बात भी नहीं करना चाहता। इस प्रकार इस कहानी में जैनेंद्र ने सीमित पात्र रखे हैं। वैसे मुख्य पात्र 2 हैं और कुल 5 पात्र हैं। सुनंदा, कालिंदी चरण मुख्य पात्र हैं और उनके 3 मित्र, कालिंदी चरण के 3 मित्र, कुल मिला के सीमित पात्र हैं। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर रचित पात्र हैं। पात्रों की सृजना भी मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर है। पूरी कहानी सुनंदा पर केंद्रित है। सुनंदा इस कहानी की नायिका कही जा सकती है। उसी के मनोविश्लेषण, उसी के मनोभाव, उसी के मनोदशाओं का चित्रण किया गया है, और जैनेंद्र कुमार ने मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर इन पात्रों की रचना की है और कथा के अनुकूल पात्र हैं। जहाँ तक संवाद का प्रश्न है, जैनेंद्र ने कालिंदी चरण और सुनंदा के संवादों का चित्रण किया है कि कालिंदी चरण पूछता है, सुनंदा खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा कोई जवाब नहीं देती। कालिंदी चरण कहता है, सुनती हो 3 आदमी मेरे साथ है, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा फिर चुप रहती है। यहाँ सुनंदा चुप रहती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर पशोपेश में है, अंदर ही अंदर द्वंद्व में है। दूसरी तरफ मित्रों और कालिंदी चरण का संवाद भी जैनेंद्र ने दिखाया है। मित्र कहते हैं, कालिंदी तुम तो कहते थे खाना नहीं बना है। कालिंदी कहता है, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरा मित्र कहता काफ़ी है, सब चल जाएगा, देख। कालिंदी कहता है, देखूं कुछ और हो तो। इस प्रकार मित्रों के बीच किस प्रकार के संवाद है, संक्षिप्त संवाद है, पात्रानुकूल संवाद है, पात्रों के चरित्र को उद्घाटन करने वाले संवाद है। जहाँ सुनंदा का कम बोलने वाला व्यक्तित्व उभर कर आता है, वहीं दूसरी तरफ कालिंदी का अपने मित्रों से के सामने पूरी बात न कहने का भी स्वरूप दिखाई देता है। कालिंदी और सुनंदा के संवादों को देखते हुए कालिंदी कहता है, मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा कहती, खाओगे नहीं? 1 तो बच गया। कालिंदी निरस्त्र हो जाता है, फिर कहता है, खाना और है? सुनंदा कहती, अचार लेते जाओ। कालिंदी कहते, खाना और नहीं है? अच्छा लाओ अचार। इस प्रकार यहाँ भी संक्षिप्त और चरित्रोघाटक संवाद है। इस प्रकार इस कहानी में संवाद संक्षिप्त है, सहज है, सरल है, पात्रों के अनुकूल है, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने वाले संवाद हैं। संवाद कथा विकास में सहायक है। कहीं भी संवादों से कथा में बाधक स्वरूप नहीं उभर के आता संवादों का। संवाद रोचक है, मनोविश्लेषण परक संवाद है, और साथ साथ संवादों में नाटकीयता भी है। भाषा शैली के आधार पर देखें तो इस कहानी की भाषा पात्रानुकूल है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। भाषा सहज, सरल, सजीव और परिपक्व है। जैनेंद्र एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे, इसलिए इनकी भाषा में परिपक्व स्वरूप दिखाई देता है। देश काल और वातावरण के संदर्भ में देखा जाए तो इस कहानी में
जो देश काल है वो स्वतंत्रता से पूर्व की कालखंड की ये रचना है और इसमें देश उद्धार के लिए अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं का चित्रण है। उन युवाओं की शक्ति और सोच का चित्रण है, किस प्रकार वो हिंसा और अहिंसा पर बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अंग्रेजी खुफिया पुलिस ने उसके ऊपर नज़र रख रखी है। वे यथार्थ से आगे मनोविश्लेषणवादी कहानी की शुरुआत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैनेन्द्र ने मनोविश्लेषणवादी कहानियों और उपन्यास की रचना की थी। तो प्रेमचंद के यथार्थ से आगे बढ़कर जैनेन्द्र कुमार ने मनोविश्लेषण परक कहानियों की रचना की है। ये पत्नी कहानी एक मनोविश्लेषण परक कहानी है। जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, इस कहानी का उद्देश्य मनोविश्लेषणवादी रचना करना है। जैनेन्द्र पर फ्रायड, यूंग और एडलर का प्रभाव था और यही कारण था कि इन्होंने एक पत्नी के मनोदशाओं का चित्रण किया। उस स्त्री और पत्नी की मनोदशा का चित्रण करता है, उस स्त्री, पत्नी और उसकी ममता का चित्रण किया है। साथ ही साथ स्वाधीनता संग्राम और उस स्वाधीनता संग्राम में युवाओं का चित्रण किया है जो देश हित में समर्पण और परिवार त्याग भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं यह कहानी स्वाधीनता से पूर्व के देश काल या परिदृश्य को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है, जिसमें एक तरफ स्वाधीनता संग्राम में युवाओं की भूमिका और वहीं दूसरी तरफ पत्नी की मनोदशाओं का चित्रण किया गया है। इस प्रकार जैनेन्द्र की यह कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। धन्यवाद।